हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियोस के साथ, जिसमें आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो हमने आखिरी वीडियो में कंटिन्यूस सीरीज़ के थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे निकालते हैं मानक विचलन को, उसका सवाल को सॉल्व किया था। उसी का एक और एग्ज़ाम्पल आज हम लेके आपके सामने हाजिर हैं। हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालने के लिए, और जो सीरीज़ है वो कंटिन्यूस सीरीज़ है। कंटिन्यूस सीरीज़ का मैंने आपको क्लू भी बताया था, कैसे हम समझेंगे कि दी हुई जो हमको सीरीज़ है वो कंटिन्यूस है, कि वो हमारी डिस्क्रीट है, कि वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है। तो मैंने आपको बताया था क्लास इंटरवल अगर दिया हो, रेंज दिया होगा और दो नंबर एक ही जगह पे दिए होंगे और उनके बीच में डैश होगा और वो रेंज बता रहा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक एक बैंड दे रहा होगा, तो वो आपका कंटिन्यूस सीरीज़ कहलाएगा। उसके साथ साथ फ्रिक्वेंसीज भी उसमें दी हुई होगी। इंडिविजुअल सीरीज़ में सिर्फ हमको आंकड़े दिए होते हैं, उसके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं दी होती है, आवृत्ति नहीं दी होती है। उसकी फ्रिक्वेंसी हमें इंडिविजुअल सीरीज़ में जो कि आवृत्ति है वो नहीं दी होती है, जबकि डिस्क्रीट सीरीज़ में हमको सीरीज़ तो दी होगी, बट जो सीरीज़ है वो उसका जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर होगा, वो कोई रेंज भी नहीं होगा, इकलौता नंबर होगा, और साथ में उसके हमको आवृत्ति जो कि फ्रिक्वेंसी है वो दी होगी। जबकि क्लास इंटरवल में हमको जो आंकड़े हैं, जो वेरिएबल हैं, चर हैं, वो हमको रेंज में दिया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उस जो लोअर लिमिट होगी, जो अपर लिमिट होगी, वो कितनी बार वो संख्या आई होगी उसका आपको फ्रिक्वेंसी दिया होगा सवाल में। तो अब हम इस सवाल को हल करना शुरू करते हैं। इस सवाल में हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया इस कोर्स का 50 बच्चों का। तो देखिए 50 बच्चों का यहाँ पे दिया हुआ, तो 50 में पहले से ही फ्रिक्वेंसी यहाँ बता रखी हुई है। ऊपर आपको साफ साफ 50 स्टूडेंट्स कह रहा है और फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि जो 50 बच्चे हैं उनके जो नंबर्स, मान लीजिए नंबर्स आए हैं किसी परीक्षा में, कोई आप टेस्ट हुआ है उनका, और उस परीक्षा में जो नंबर्स आए हैं 40 से 44 के बीच में एक बच्चा पाया है, 35 से 39 के बीच में 3 बच्चे पाए हैं, 30 से 34 के बीच में 9 बच्चे पाए हैं, 25 से 29 के बीच में 20 बच्चे नंबर पाए हैं, 20 से 24 के बीच में 10 बच्चे नंबर पाए हैं, 15 से 19 के बीच में 5 बच्चे नंबर पाए हैं, और 10 से 14 के बीच में 2 बच्चे पाए हैं, 2 बच्चे पाए हैं, 10 से 14 के बीच में 2 बच्चे पाए हैं। तो ये सभी आवृत्ति को अगर हम जोड़ देंगे तो वो 50 विद्यार्थी को रिप्रेजेंट करेगा, उसको बताएगा। अब हमें इसमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि जितनी इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी रहती है, पहले हम एज इट इज़ उसको कॉपी में उतार लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे क्या निकालने जा रहे हैं, जो निकालने जा रहे हैं उसको हेडिंग में लिखेंगे। तो यहाँ हम कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, और ये ग्रुप डेटा है, या कंटिन्यूस सीरीज़ है, या फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ भी इसको बोलते हैं, या क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ये चारों नाम एक ही हैं। तो क्लास इंटरवल दिया है यहाँ पे 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34, 25 से 29, 20 से 24, 15 से 19, 10 से 14। तो उसकी पहले हम मिड वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम फ्रिक्वेंसी लिखेंगे, कि हमारे लिए ईजी हो जाता है। जब मिड वैल्यू निकाल देंगे तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ जैसा क्वेश्चन बन जाएगा कुछ। तो मिड वैल्यू जो 40 से 44 है, वो मिड वैल्यू भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कैसे निकालते हैं। जो पहले नंबर दिया होता है वो लोअर लिमिट होता है, जो बाद दूसरा नंबर दिया होता है वो अपर लिमिट होता है। तो लोअर लिमिट में अपर लिमिट को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं। तो लोअर लिमिट हमारा यहाँ पहले वाले क्लास इंटरवल में 40 है, अपर लिमिट हमारा 44 है। इन दोनों को जोड़ेंगे जो कि 84 आएगा, 84, और उसको 2 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 42। उसी तरीके हम दूसरे का 35 अपर लिमिट है, 39 हमारा लोअर लिमिट है, तो 35 और 39 को जोड़ेंगे जो हमारा आएगा 74, और उस 74 को हम 2 से भाग देंगे तो 37 आएगा। फिर हमारा तीसरा 30 है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, और अपर लिमिट हमारा 34 है। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जोड़ेंगे तो वो आएगा हमारा 64, और 2 से भाग देंगे तो 32 आ जाएगा। चौथे क्लास इंटरवल में 25 और 29 है। 25 हमारा लोअर लिमिट है, 29 हमारा अपर लिमिट है, तो दोनों को जोड़ेंगे, जो दोनों को जोड़ने पे 54 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा 27 आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा होगा मैंने 4 क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू निकाला और हर एक मिड वैल्यू के बीच में 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इससे हमको ये एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आने वाले जितने भी नेक्स्ट हमारे मिड वैल्यू होंगे सब में 5 का डिफरेंस होगा, 5 नंबर कम होते चले जाएंगे।
पहले 42 था तो दूसरा वाला मिड वैल्यू हमारा 37 है, तो उसमें 5 का अंतर है। 37 दूसरा है और तीसरा हमारा 32 है मिड वैल्यू, इसमें 5 का अंतर है। तो 27 में 5 घड़े आएगा, वो 22 होगा हमारा 5वां क्लास इंटरवल। छठा हमारा 17 होगा 5 घट के, और 17 में 5 घटा देंगे तो आखिरी हमारा 12 होगा। आप चाहे वेरीफाई भी कर लेना, उसको निकाल के भी देख लेना, जैसे जो फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू का, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 10 प्लस आखिरी वाला मैं निकाल रहा हूँ, 10 प्लस 14 किया तो ये 24 हुआ। 24 में से 2 को डिवाइड किया, भाग दिया, तो हमारा 12 आ गया। तो इस तरीके से मिड वैल्यू निकल आएगा। फिर हम फ्रीक्वेंसी जैसे क्वेश्चन में दी है उसको हम करस्पॉन्डिंग उस क्लास इंटरवल के सामने लिख देंगे जो जिसको रिप्रेजेंट करती है। 40 से 44 को रिप्रेजेंट 1 करती है, तो 40 से 44 के बीच के सामने 1 आ जाएगी। उसी तरीके 35 से 39 को 3 रिप्रेजेंट करती है, वो उतारेंगे। 30 से 34 को 9 रिप्रेजेंट करती है, वो उतारेंगे। 25 से 29 को 20 रिप्रेजेंट करती है, वो हम कॉपी करेंगे। 20 से 24 10 रिप्रेजेंट करती है, वो कॉपी में लिखेंगे। 15 से 19 5 रिप्रेजेंट करती है, वो कॉपी में लिखेंगे। और लास्ट में 10 से 14 को 2 रिप्रेजेंट करती है फ्रिक्वेंसी। दो बच्चे पाए हैं 10 से 14 के बीच में, तो उसको लिख देंगे और सभी को हम जोड़ देंगे। चाहे आप जोड़ के देख लीजिए, नहीं तो ऊपर दिया ही है कि जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है 50 बच्चों का है, तो यहाँ पे समिशन एफ या एन कुछ भी बोलिए, दोनों एक ही हैं, 50 आएगा। फिर हम डिविएशन निकालेंगे अज्यूम एवरेज से। मैंने हमेशा आपसे बोला है स्टैंडर्ड डिविएशन का जब हम सवाल करते हैं उसमें हम डिविएशन निकालते ही हैं। तो डिविएशन हमारा अज्यूम एवरेज से निकलेगा, तो वो dx = x - a होता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पे a हमारा अज्यूम मीन क्या है, 27 हमने लिया है, क्योंकि अज्यूम मीन आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मैंने 27 लिया तो आप भी 27 लीजिए। आप चाहें तो 42 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो 37 भी ले सकते हैं दूसरा, आप चाहें तो 32 ले सकते हैं, आप चाहें तो 22, 17 या 12 में से कोई भी ले सकते हैं। सबसे टॉप मोस्ट भी और सबसे बॉटम वाला भी ले सकते हैं स्ट्रिंग में। तो मैंने 27 लिया है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हम सेंटर में से कोई एक लेते हैं। अगर इवन होता है तो जो भी नंबर है उसका तीसरा, अगर 8 नंबर हैं तो हम चौथा या पाँचवा लेते हैं, अगर 7 नंबर हैं तो हम चौथा लेते हैं, ऑड नंबर होते तो, ऑड नंबर अगर हैं तो यहाँ पे मैंने 42 को माइनस किया 27 से, क्योंकि 42 हमारा dx है, 42 हमारा x है, x या m कह दीजिए, यहाँ मिड वैल्यू है। तो मैंने बच्चों dx = यहाँ पे m - a होगा, स्मॉल m - a। जहाँ मैंने x लिखा है वहाँ पे आप स्मॉल m लिखेंगे। dx = m - कैपिटल A। तो यहाँ मिड वैल्यू हमारा 42 है, तो 42 - 27। तो जहाँ पे m लिखा है वो स्मॉल m लिखा है, वही आपका m मिड वैल्यू जो आपका स्मॉल m लिखा है वही आपका कैपिटल X मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उसको आप स्मॉल m कर दीजिएगा। मिड वैल्यू m दिया है, तो आपका dx का फॉर्मूले में जो होगा वो m - कैपिटल A होगा। तो 42 - 27 कर दिया तो 15 हो गया। 37 हमारा दूसरा मिड वैल्यू है, उसमें से हम जो अज्यूम मीन निकाले हैं उसको 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 हो गया। आप जहाँ पे अज्यूम मीन जिस नंबर को लिए उसमें कैपिटल A ब्रैकेट में शो करके भी दिखा होगा मिड वैल्यू में लिख के, जैसे मैंने लिखा है। फिर तीसरा 32 है, 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया 5 आया, फिर 27 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया 0 आया, फिर 22 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया तो -5 आया, 17 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया तो -10 आया, और 12 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया तो -15 आया। तो इस तरीके से हमने डिविएशन फ्रॉम अज्यूम एवरेज निकाल लिया। इसको निकालने के बाद हम dx अपोस्ट्रोफी निकालते हैं। dx अपोस्ट्रोफी = dx/c होता है। c की वैल्यू हमें 5 है, हम c में वो नंबर लेंगे, वो नंबर जो कि पूरे जितने भी डिविएशन फ्रॉम अज्यूम एवरेज के नंबर दिए हैं वो नंबर जो कि जिसके टेबल में ये सभी नंबर आते हैं, वो बड़े से बड़ा नंबर हम सी में लेते हैं। सी वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसके पहाड़े में या जिसके टेबल में दिए हुए जो आपके अज्यूम डिविएशन जो अज्यूम एवरेज से निकला हुआ नंबर आया है, जो वैल्यू आई हुई है, वो उसके पहाड़े में आता है। वो सबसे बड़ा नंबर जिसके पहाड़े में ये सब संख्या आती हो। तो मैंने यहाँ 5 लिया, क्योंकि 5 सबसे बड़ा नंबर है जिसके पहाड़े में 15 भी आता है, 10 भी आता है, 5 भी आता है, और वही नंबर फिर नीचे भी आपका रिपीट है। तो 15/5 किया तो +3 हो गया, 10/5 किया तो +2 हो गया, 5/5 किया तो +1 हो गया, 0/5 किया तो 0 हो गया, -5/5 किया तो -1, -10/5 किया तो -2, -15/5 किया तो -3 हो गया। तो ये हमारी dx अपोस्ट्रोफी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम एफ dx अपोस्ट्रोफी निकालते हैं। एफ dx अपोस्ट्रोफी, तो एफ dx अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी इंटू dx अपोस्ट्रोफी, फ्रीक्वेंसी इंटू dx अपोस्ट्रोफी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है पहले की क्लास मिड वैल्यू की, तो 1 को हम, जो कि अभी हमने dx अपोस्ट्रोफी निकाला है 3, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 3 आ जाएगा। उसी तरह हमारी दूसरी फ्रीक्वेंसी 3 है, उसको हम dx अपोस्ट्रोफी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि +2 है, तो 6 आ जाएगा, 3 2 6। फिर हमारा तीसरा फ्रीक्वेंसी 9 है और dx अपोस्ट्रोफी हमने अभी निकाला है 1 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे 9 को 1 से तो +9 आ जाएगा। फिर हमारा फ्रिक्वेंसी 20 है और DH अपॉस्ट्रोफी हमारा 0 आया तो 0 आ जाएगा इसका आंसर। 20 इंटू 0 0। फिर हमारा 10 फ्रिक्वेंसी है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी से जो कि -1 आया है तो ये 10 इंटू -1 -10 हो जाएगा। फिर हमारा 5 फ्रिक्वेंसी है और DH हमारा -2 है तो 5 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -10 FDH अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा इसका। फिर सबसे लास्ट हमारा जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 है, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी से जो कि -3 है तो 2 इंटू -3 किया तो -6 आ गया। अब मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस से बताता आ रहा हूँ वीडियो में कि जितने भी सेम साइन वाले नंबर उसको एक जगह ऐड कर लेते हैं और सेम साइन वाले को एक जगह ऐड कर लेते हैं, तो माइनस के जितने भी नंबर है वो एक जगह ऐड हो जाएंगे, एडिशन के जितने नंबर है वो एक जगह ऐड हो जाएंगे। तो +6 +3 +6 +9 ऐड किया तो +18 हो गया। उसी तरह -10 और -6 ऐड किया तो -26 हो गया। डिफरेंट साइन है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है +18 और एक नेगेटिव नंबर है -26, तो डिफरेंट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो आंसर आता है, जो वैल्यू आती है उसके पहले साइन उस नंबर का होता है जो बड़ा होता है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ 26 में से 18 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 8 आया। 8 के पहले जो साइन लगेगा वो सिंबल लगेगा आपका सब्ट्रैक्शन का, क्योंकि 26 नंबर बड़ा है। तो इससे हमको वैल्यू मिल गई सब्मिशन FDH अपॉस्ट्रोफी की वैल्यू हमारी -8 आई। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे जाते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारा जो होता है वो होता है FDH अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर। ये आपका निकलता है जब हम फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं DH अपॉस्ट्रोफी से 2 बार। फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई किया DH अपॉस्ट्रोफी इंटू DH अपॉस्ट्रोफी। फ्रिक्वेंसी हमारा दिया हुआ है 1 है पहले का, तो उसको मल्टीप्लाई DH अपॉस्ट्रोफी से करेंगे। जो DH अपॉस्ट्रोफी है वो हमारा +3 है तो 1 इंटू +3 इंटू +3, तो ये हमारी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू 3 हमारी 9 आ गई। फिर हमारा दूसरा फ्रिक्वेंसी 3 है तो हम FDH अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर जब निकालेंगे तो 3 फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे। DH अपॉस्ट्रोफी हमारा 2 है तो 3 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 2 बार DH अपॉस्ट्रोफी होता है तो 3 इंटू 2 6 और इंटू 2 12 हो जाएगा पॉजिटिव में। फिर इसी तरह तीसरा फ्रिक्वेंसी हमारा 9 है, 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी से जो कि 1 है, 9 इंटू 1 तो ये हमारा 9 हो जाएगा। फिर हमारा चौथा फ्रिक्वेंसी 20 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी से जो कि 0 है, 20 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। फिर हमारा पाँचवा फ्रिक्वेंसी 10 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी से जो कि -1 है 2 बार, तो 10 इंटू -1 तो ये 10 हो जाएगा। फिर हमारा फ्रिक्वेंसी जो है वो 5 है, सेकेंड लास्ट 5, और इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी से जो कि हमारा -2 है तो 2 बार करेंगे, क्योंकि 2 बार यहाँ पे DH अपॉस्ट्रोफी का स्क्वायर होता है इसलिए 2 बार करेंगे। तो 5 इंटू -2 तो ये हमारा 5 2 10 10 2 20, तो 20 आ जाएगा। पॉजिटिव में आएगा, इसको याद रखिए, क्योंकि माइनस साइन जब 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं तो पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सबसे लास्ट फ्रिक्वेंसी हमारी 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे DH अपॉस्ट्रोफी की वैल्यू से जो कि -3 दी है सबसे लास्ट ब्रैकेट में, तो 2 इंटू -3 2 3 6 3 18 और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो गया तो पॉजिटिव साइन बना दिया। तो इस तरीके से हमें इंडिविजुअल वैल्यू सबकी FDH अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर की निकल आई, जिसको हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें सब्मिशन FDH अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी 78 आएगी। तो इसके बाद हम फिर SD का फॉर्मूला लिखेंगे। SD का फॉर्मूला जो हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ में स्टेप डिवीजन मेथड में होता है वो है √ सब्मिशन FDH अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर अपॉन n माइनस सब्मिशन FDH अपॉस्ट्रोफी अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू C। तो सब्मिशन FDH अपॉस्ट्रोफी स्क्वायर जो था वो सबसे लास्ट कॉलम में हमने निकाला था, 78 आया तो वहाँ 78 लिख देंगे। n जिसको हम सब्मिशन F भी बोलते हैं वो 50 है, अपॉन 50 लिख देंगे, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर सब्मिशन FDH अपॉस्ट्रोफी है जिसकी वैल्यू -8 आई थी तो हम -8 लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम 50 लिख देंगे जो कि n है, और इसका होल स्क्वायर निकालेंगे और इंटू 5। C की वैल्यू हमारी 5 है तो जहाँ पे C है वहाँ 5 लिख देंगे क्योंकि हमने वो कॉलम में दिया हुआ था, कॉमन फैक्टर हमने 5 लिया था। फिर हम आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। स्क्वायर रूट 1.56 माइनस 8 का स्क्वायर जो होता है वो 64 होगा, और -8 मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव नंबर बन जाएगा 64 अपॉन, और 50 इंटू 50 2500 होता है, तो 64 अपॉन 2500 हो गया, इंटू 5 बाहर ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर इंटू 5 C की वैल्यू। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो 1.56 और 64 को हम 2500 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो हमारा 0.0256 वैल्यू आएगी, और उसके बाद स्क्वायर रूट के बाद इंटू 5 लिखेंगे C की वैल्यू। फिर हम 1.56 में से 0.0256 को घटाएंगे
जो आएगा वो हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। वो जो कि आया 1.5344 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, इंटू 5 किया, फिर स्क्वायर रूट निकाला हमने। 1.5344 का स्क्वायर रूट जब निकाला तो 1.2387 आया इसकी वैल्यू, इंटू 5 कर लिया। अब 1.2387 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6.1935 आएगा, क्योंकि हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं, इसलिए 6.19 हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम अपना स्टैंडर्ड डिविएशन को निकाल लेंगे, क्योंकि इस सवाल में हमसे स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ साथ मीन भी पूछ रहा था, तो फिर हम इसके बाद मीन निकालेंगे। ये तो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला। जब हम मीन निकालेंगे तो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो, क्योंकि हम यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ में भी हम स्टेप डिविएशन मेथड को लेके चल रहे हैं, या शॉर्टकट मेथड भी कुछ सेम ही होता है इस तरह के। तो बस शॉर्टकट मेथड में हम आपका कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं। स्टेप डिविएशन मेथड और हमारा शॉर्टकट मेथड में जो अंतर आ रहा था वो ये आ रहा था कि शॉर्टकट मेथड में हम कॉमन फैक्टर लेके चल रहे थे, जबकि हम स्टेप डिविएशन मेथड में शॉर्टकट मेथड में हम कॉमन फैक्टर नहीं लेते हैं। एक ऐसा नंबर चूज़ नहीं करते जो कि पूरे डिविएशन में जितने भी नंबर हैं वो सब उसके टेबल में नहीं आते हैं, और जबकि हम स्टेप डिविएशन में कॉमन फैक्टर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे जो मध्यमान है जिसको हम एट्स बार से डिनोट करते हैं, उसका फॉर्मूला a प्लस समीशन एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी अपॉन समीशन f इंटू सी है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड में, जो कि कंटिन्यूस सीरीज़ के अंदर आता है। तो इसमें ये है। अब वैल्यू हमने पहले निकाली थी, अज्यूम मीन हमने 27 लिया ही था, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अज्यूम मीन से सबकी वैल्यू हमने घटाई थी तो 27 था, प्लस समीशन एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी हमारा -8 था, वो हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में, और समीशन एफ में हम 50 पुट कर देंगे, इनटू सी की जगह पे हम 5 लिख देंगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमें टेबल बना के पूरी मिल गई थी, उस इंफॉर्मेशन को हम एक जगह कॉपी भी कर लेंगे, लिख भी देंगे। जैसे मैंने राइट साइड पे लिखा है a = 27 समीशन एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी -8 समीशन एफ अपॉन समीशन एफ या n मैंने 50 लिखा है, और c मैंने 5 लिखा है, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे। फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 27 प्लस -8/50 है, इंटू 5 है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो वो कट जाएगा, तो 1/10 आया। और फिर फर्दर वो और भी डिवाइड होगा 8 से ऊपर, 8 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, तो ये आया आपका -4/5। ब्रैकेट में माइनस का साइन लिखेंगे, क्योंकि माइनस कोई भी नंबर अगर माइनस से रिप्रेजेंट होता है वो ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो 27 प्लस -4/5 आया, जिसको प्लस माइनस के साइन, जब प्लस माइनस का साइन साथ में होता है तो वहाँ पे माइनस का साइन लास्ट में बचता है, प्लस का साइन हट जाता है। तो 27 -4/5, तो 4/5 को हम अब 27 लिखेंगे, -4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.8 आएगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है, न्यूमरेटर नंबर छोटा है, डिनोमिनेटर नंबर बड़ा है, तो ये आपका 1 से छोटा नंबर आएगा, जो कि 0.8 आया। तो 27 में से हम 0.8 को घटा देंगे तो हमारी मीन की जो संख्या है मध्यमान की, वो 26.2 आ जाएगी। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आप कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, और कैलकुलेशन मिस्टेक से ही आपका पूरा क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। एज्यूम मीन अगर आप जो पहले तो आप सही तरीके से कॉपी कीजिएगा, जितना भी इंफॉर्मेशन आपको दी है क्वेश्चन पेपर में उसको सही से कॉपी कीजिएगा, उसमें कॉपी करते समय गलती मत कीजिएगा, कोई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को गलत मत लिख दीजिएगा, दी कुछ और है और लिख कुछ और दिया है, या आपने ऊपर नीचे कर दिया हो, लिखना हो जिस क्लास इंटरवल में आपने लिख दिया उसके नीचे क्लास इंटरवल में, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। साथ में आप एज्यूम मीन अगर लिए हैं तो एज्यूम मीन से ही सब नंबर को घटाइएगा, जो भी मिड वैल्यू के नंबर होंगे वो मिड वैल्यू के नंबर को एज्यूम मीन से घटाइएगा, घटाने पे उसका सही तरीके मतलब जो वैल्यू आएगी वो लिखिएगा, फिर उसका सही तरीके से, फिर जब कॉमन फैक्टर आपने सोचा कि अब जो नंबर आए हैं वो नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में वो सभी नंबर आते हैं, तो उससे सही तरीके से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद उसकी एकदम छोटी वैल्यू, एकदम लोएस्ट फॉर्म की वैल्यू, उससे छोटा वो हो ही नहीं सकता है, मतलब इतनी छोटी कर दिया कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। फिर उसको एफ से फ्रिक्वेंसी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सही तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए, उसका प्रोडक्ट सही आना चाहिए। फिर बाद में फ्रिक्वेंसी से डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी जो आपने कॉमन फैक्टर से निकाला है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, फ्रिक्वेंसी 1 होगा, और वो जो डी एट्स होगा, डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी होगा, वो 2 बार होगा। जो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो लोएस्ट वैल्यू आई, वो लोएस्ट वैल्यू का स्क्वायर निकालिए, लोएस्ट वैल्यू का स्क्वायर जब निकलेगा तो उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो वो आपका एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी स्क्वायर आ जाएगा, और सभी की वैल्यू सही से निकालिएगा। साइन का ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्शन साइन मल्टीप्लाई होके आपका पॉजिटिव वैल्यू बन जाता है, या एडिशन का साइन में चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन साइन मल्टीप्लाई होते समय, और 2 नंबर में डिफरेंट साइन हो तो ऐड, और एक दूसरे से जब रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा, मगर साइन उस नंबर का रहेगा उस फाइनल वैल्यू में जो कि नंबर बड़ा होगा।
और स्क्वायर रूट निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपका स्क्वायर रूट निकालना नहीं आएगा तो फिर आप स्टैंडर्ड डिविएशन सही तरीके से नहीं निकाल पाओगे। तो स्क्वायर रूट भी आपको आना चाहिए, फिर वैल्यू को सही पुट करना, फिर उसके बाद बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो कि आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, मैं आशा करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें अब सिखाने लायक नहीं हैं। क्योंकि अगर आपको यही सब चीज़ें नहीं आती होंगी तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप एग्ज़ाम में सही सवाल कर पाओ। जो बच्चों को अगर मैथ्स बहुत ही कमज़ोर है, जिनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न नहीं करना आता, ना जोड़ना, ना घटाना, ना गुणा करना, ना भाग देना नहीं आता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, उनसे बार बार गलती हो जाती है, सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो मैं तो उनके लिए यही सलाह दूंगा कि वो थ्योरी पे निर्भर होकर जाएँ, थ्योरी की अच्छी से अपनी प्रैक्टिस कर लें, थ्योरी की अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि थ्योरी भी कहीं ना कहीं आती ही है। तो थ्योरी से आप नंबर रिकवर कर लोगे, और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है और वो कॉन्फिडेंस भी है, वो सही कर भी लेंगे। और इसका मैंने आपको तरीका भी बताया था कि घर में रोज़ अपने मन में 2 नंबर सोचें, उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, उसके बाद उसका आंसर कहीं पे लिख लें, और उसके बाद फिर वो कोई भी आपके पास जो डिवाइस हो, मतलब कैलकुलेटर या मोबाइल में कैलकुलेटर हो, तो उसमें से चेक करें कि आपने जो सोचा, अपने मन में 2 वैल्यू सोची, उस 2 वैल्यू का आपने आंसर निकाला, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन करके निकाला हो, चाहे वो डिवीज़न करके निकाला हो, तो वो जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करने पे कैलकुलेटर्स के थ्रू, कैलकुलेटर डिवाइस के थ्रू, या आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, या कहीं आपने उसको मैनुअली लिख के भी सॉल्व किया हो, तो उसके थ्रू वही वैल्यू आ रही है। अगर वैल्यू सही आ रही है तो आपका कॉन्फिडेंस भी एग्ज़ाम टाइम पे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि लास्ट मोमेंट पे हम हड़बड़ाहट के कारण गलती करके आ जाते हैं, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन में जो एकदम ईजी होते हैं वो भी हमसे गलत हो जाते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब हम स्टैंडर्ड डिवीएशन का फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला गलत लिख जाते हैं, या फॉर्मूला सही लिख देते हैं तो वैल्यू गलत पुट कर आते हैं। साथ में फॉर्मूले में अगर हमने कॉमन फैक्टर लिया तो कॉमन फैक्टर के लिए इंटू सी नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक बच्चे का, उसने सही टेबल में सब वैल्यू सही निकाली, टेबल में जो हेडिंग होनी चाहिए थी, हेडिंग सब सही थी, उस हेडिंग के बाद उस हेडिंग के थ्रू जो चीज़ें उसको निकालनी थी हर एक कॉलम में, उसने वो भी सही निकाली है, कैलकुलेशन सही किया, मगर फॉर्मूला उसने गलत दिया। जब फॉर्मूला लिखा तो फॉर्मूले में एक छोटी सी गलती ये की कि स्टैंडर्ड डिवीएशन फॉर्मूला जब लिखा था तो स्क्वायर रूट समीशन FDX अपॉस्ट्रॉफी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन FDX अपॉस्ट्रॉफी अपॉन एन का होल स्क्वायर इतना लिखा था, इंटू सी नहीं लिखा था, इंटू सी लिखना भूल गया था। और उस मतलब वो हो सकता है टाइम समय की कमी होगी, या उसके दिमाग से स्लिप कर गया, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर बच्चे लास्ट में ही करते हैं, और लास्ट में मैं ही रिकमेंड करता हूँ कि आप न्यूमेरिकल कीजिए जब तक कि आप बहुत मास्टर नहीं हो न्यूमेरिकल में, या मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो, तो लास्ट में ही करना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर आपका या तो नंबर आपको ये दिला के जाएगा, या तो नंबर ये आपका लूट के जाएगा। अगर आप सही करोगे तो नंबर दिलाएगा, नहीं तो ये लूट जाएगा, इसलिए इसको लास्ट में अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से आप गैम्बलिंग कर रहे हो, या तो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं तो डूबना होगा डूब जाएगा नंबर। तो उसने इंटू सी नहीं किया था, बाकी सब सही किया था, मगर तो भी उसको नंबर नहीं मिला नंबर उसको 2-3 नंबर दिया था एग्ज़ामिनर ने, और 15 नंबर का सवाल था, उसको 3 नंबर मिला था, बताइए। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप, कि जितनी हर एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, उस चीज़ को अपने माइंड में रखिएगा जब एग्ज़ाम में इसके सवाल कीजिएगा, सब कुछ, और साफ़ सुथरा काम कीजिएगा, बहुत काटा पूटी मत कीजिएगा। अगर आपके सवाल में बहुत काटा पूटी होगी तो भी एग्ज़ामिनर आपको नंबर देने से हिचकिचाएगा। फॉर्मूले को सही लिखिएगा, कोई चीज़ फॉर्मूले में मिस मत कीजिएगा। जैसे इंटू सी मैंने आपको बताया कि इंटू सी उसने नहीं किया था, बाकी सब सही था, यहाँ तक कि फॉर्मूले के बाद उसने वैल्यू भी पुट सही की, और वैल्यू पुट करके उसका आंसर तो सही नहीं आएगा, क्योंकि इंटू सी नहीं है, क्योंकि आना चाहिए मान लीजिए 6.23, और आ रहा है आपका 1, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई था, 1.2 आ रहा है आपका, और 6.23 आना चाहिए था, तो 1 से मल्टीप्लाई था आपका, 5 से मल्टीप्लाई था, जो कि आपने नहीं किया, तो आपको आंसर क्यों देगा? क्योंकि फॉर्मूला गलत है, तो इसलिए पूरा नंबर कट गया। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और मीन को भी सही निकालिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी का आएगा, कंटिन्यूस सीरीज़ का ही आएगा, और मेथड्स तो आपको कोई स्पेसिफिकली वो नहीं कहेगा कि आप एक्चुअल मेथड से निकालिए, या एक्चुअल मीन मेथड से निकालिए, या डायरेक्ट मेथड से निकालिए, या एज्यूम मीन मेथड से, या शॉर्टकट मेथड से, या स्टेप डिवीजन से। आपको जो मेथड सही लगे वो निकालिए, बट स्टेप डिवीजन ही मेथड होगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं। तो स्टेप डिवीजन मेथड से आप निकालोगे तो वो मच बेटर रहेगा, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर से वो जो आपका DX अपॉस्ट्रॉफी होगा वो वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि फिर फ्रीक्वेंसी से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आसान हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बड़ी रहती है,
वैसे मैंने पेपर्स जो दिया है देखा है आपका, पेपर्स में मैंने यही पाया है कि ज़्यादातर फ्रिक्वेंसी का जो सम आता है वो 50 आता है, नहीं तो 100 आता है, वैल्यू इतनी बड़ी नहीं जाती है। बट कभी कभी अगर एग्जामिनर का मूड हो गया तो वो वैल्यू फ्रिक्वेंसी की काफ़ी बड़े बड़े नंबर दे देता है। तो वो आपका, क्योंकि एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी हम निकालते ही हैं, जब हम एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी निकालते हैं तो डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी जो कि हमने कॉमन फैक्टर के थ्रू उस नंबर को एकदम छोटा लोएस्ट फॉर्म में कर दिया, तो उसको फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतना बड़ा नंबर नहीं बन पाएगा। ये विशेषता है हमारी स्टेप डिवीजन मेथड की। और अगर स्टेप डिवीजन मेथड आप नहीं यूज़ करोगे और अगर आप अज्यूम मीन मेथड यूज़ करते हो तो उसमें वो नंबर, क्योंकि आपकी डी एट्स की डी एट्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पहले ही से इतनी बड़ी आ रही है, उसके बाद आपने एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि एफ जितने भी फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई थी लाइन से वो सब बड़े बड़े नंबर दिए थे, और डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी जो आपने निकाला है वो भी बड़े नंबर हैं, तो फिर वो आपका जो एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी निकलेगा वो बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। और जब वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा तो आपके लिए वो कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और टाइम वेस्ट होगा। तो अपना टाइम को बचाने के लिए, चीज़ों को आसान करने के लिए वो तरीका व वो मेथड यूज़ कीजिए जिससे आपकी चीज़ें आसान हो जाएं और कम समय में आपका काम पूरा हो जाए, अपने आप आपका रास्ता बनता चला जाए। इसलिए स्टेप डिवीजन मेथड को ही हमको चूज़ करना चाहिए जब हम स्टैंडर्ड डिवीजन को निकाल रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज़ के थ्रू। तो स्टेप डिवीजन मेथड को ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो लोएस्ट फॉर्म में वैल्यू को कर देता है और फिर फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई होने पे भी नंबर बड़ा नहीं होता, और उससे एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी ज़्यादा बड़ा आता नहीं है नंबर। नहीं तो फिर वो जब स्टैंडर्ड डिवीजन में उसकी वैल्यू को पुट करेंगे और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जब आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा तो स्क्वायर रूट निकालने में भी तो आपको समय लगेगा, मगर स्क्वायर रूट निकालने से पहले ही आपको डिवीज़न करने में आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपने देखा ना, स्टैंडर्ड डिवीजन के फॉर्मूले में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 वैल्यू आती है, और दूसरे वाले में स्क्वायर भी करते हैं। पहले तो सबमिशन एफ डी एट्स अपॉस्ट्रॉफी स्क्वायर अपॉन एन है, और दूसरे वाले में माइनस के बाद सबमिशन एफ डी एट्स अपॉन एन का वोल स्क्वायर है। तो जब पहले तो आप वोल स्क्वायर करोगे उससे ही नंबर आपका पहले ही से बड़ा है, और उससे स्क्वायर करने पे और बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर उसका डिवीज़न करोगे तो और वो लेंदी हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिवीज़न करोगे, और फिर उसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे तो और भी आपका टाइम वेस्ट होगा, मतलब और भी आपका समय लगता चला जाएगा, और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डगमगाता चला जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ही मतलब समय कम रहेगा आपके पास न्यूमेरिकल जाने को, और फिर न्यूमेरिकल में जब इतनी बाध्यता हो जाएगी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो जाएगा, तो आपका भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं शेक करने लगेगा। आपको भी लगने लगेगा पता नहीं मेरा आंसर सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आप उसके पहले भी इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस किए होंगे टेबल के अंदर। उसके बाद फिर आपने जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया, फॉर्मूले में भी स्क्वायर निकालना पड़ रहा है, स्क्वायर निकालने के बाद डिवीज़न भी करना पड़ रहा है, और डिवीज़न भी इतना डीप में करना पड़ रहा है। उसके बाद फिर फर्दर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ रहा है, उसमें भी टाइम वेस्ट हो रही है। उसके बाद सी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ रहा है, आप लास्ट में सी से मल्टीप्लाई भी करते हो, तब जाके उसका फाइनली आंसर हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन का आता है। तो इसलिए आप कोशिश ये कीजिएगा स्टेप डिवीजन मेथड से ही निकालिएगा। अगर एग्ज़ाम में आपका कंटिन्यूस सीरीज़ का क्वेश्चन आता है स्टैंडर्ड डिवीजन को निकालने का, तो इसलिए कि मैंने वीडियो बनाया था और ये क्वेश्चन दिया था कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। और इसको लेके भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे क्लास इंटरवल उल्टी दी है, पहला जो नंबर है 40 से 44 है, और सबसे नीचे जो सबसे आखिरी नंबर क्लास इंटरवल दिया वो 10 से 14 दिया है, जबकि आपका अभी तक क्लास इंटरवल था वो आपका छोटे से बड़ा नंबर जा रहा था, यहाँ पे बड़े से छोटे में आ रहा है। ये जो ऑर्डर है वो बड़े से छोटे में है, जबकि पिछले जितने सवाल कराए थे उसमें छोटे से बड़े में था। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है, तो लगाने का तरीका वही होगा जो पिछले सवालों में आपने तरीका अपनाया था। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा कि अब ऐसा सवाल दे दिया तो हम लगाएंगे कैसे। करना वही तरीका है जो कि आप पिछले सवालों में करते आ रहे हो। तो ये मेरा स्टैंडर्ड डिवीजन, मैंने आपका कोर्स ख़त्म करा दिया है। स्टैंडर्ड डिवीजन के जितने भी मेथड्स थे, जो भी सीरीज़ थी, वो सीरीज़ मैंने आपको बता दी। तीनों सीरीज़, इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस सीरीज़ हो, और हर एक सीरीज़ के अपने अपने जो मेथड्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। तो एग्ज़ाम में अगर सवाल आए तो आप ध्यान रखिएगा कौन सी सीरीज़ है, पहले ये सोचिएगा। सीरीज़ सही पहचानने के बाद आप उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले को सही आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो स्टैंडर्ड डिवीजन हो चाहे वो मीन का हो। उसके बाद उसमें उसके लिए जो कॉलम्स बनाने हैं वो कॉलम्स को सही से बनाइएगा। उस कॉलम्स में जो कैलकुलेशंस करने हैं उसको कैलकुलेशंस को सही कीजिएगा, उसमें गलती मत कीजिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन को आप शो कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें हैं जो आपको अपने टेबल में देना चाहिए, वो टेबल में इसको ज़रूर लिखिएगा। वर्किंग जितना अच्छा प्रेजेंटेशन आपका होगा न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में, उतना ही आपके
आपको मार्क्स मिलने के चांसेस होंगे एग्ज़ाम में। इसी तरह टेबल बनाइए जैसे मैंने टेबल बनाई है, फिर आप उसकी वैल्यू को भी सही से पुट कीजिएगा फॉर्मूले में। अगर फॉर्मूला आपने सही लिखा है, सही फॉर्मूला लिखे होंगे तो वैल्यू सही पुट कीजिएगा। उसके बाद फर्दर जो ऑपरेशन करना है मैथमेटिकल ऑपरेशन, उसको सही तरीके से कीजिएगा और आंसर निकालिएगा। तो इसी के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ख़त्म होता है टॉपिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। तो ये टॉपिक मेरी ओर से ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको परसेंटाइल्स का 2-3 सवाल बताऊंगा, क्योंकि परसेंटाइल्स में से क्वेश्चंस आते नहीं हैं। अभी तक मैंने 3-4 साल का आपका क्वेश्चन पेपर देखा है, उसमें कहीं पे भी परसेंटाइल का कोई भी सवाल नहीं आया है परसेंटाइल का। और तो भी मैं आपको 2-3 सवाल परसेंटाइल के बता दूंगा वीडियो बना के। और परसेंटाइल का जो आपका सवाल भी होगा वो कहीं ना कहीं आपका मीडियन जैसा होता है, मीडियन और माध्य की तरीके। मीडियन, माध्यांक, जो आपका मध्यांक होता है उसकी तरीके आपका प्रोसीजर होता है वो परसेंटाइल का होता है। तो अगली वीडियो में मैं आपको परसेंटाइल का 2-3 सवाल बता दूंगा। तो उसके साथ हमारा ये जो सिलेबस है, जो मैं पार्ट ले रहा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन का, कंप्यूटेशन और परसेंटाइल का, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके ख़त्म होने के बाद फिर हम आईसीटी पे आएंगे। और आईसीटी में जो मेरा पार्ट है वो आपका टेक्नोलॉजी का है, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको मुझे बताना होगा कि जैसे इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड है, तो ये इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड होता क्या है, उसके वो कैसे काम होता है, क्योंकि उस पर भी मैं देखा हूँ बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड पे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो मुझे बस आपको बताना है, थोड़ा सा मैं बता दूंगा क्या चीज़ है। इसके अलावा मुझे कंप्यूटर एज ए रिसोर्स, कंप्यूटर कैसे रिसोर्स है, कंप्यूटर के बारे में बताना है थोड़ा सा। और सत्यम मैम तो वैसे भी आपको कंप्यूटर बता रही होंगी, CAI आपका कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग बता रही होंगी। तो कंप्यूटर एज ए रिसोर्स वो भी उसी का ही पार्ट है। और उसके बाद इंटरनेट एज ए रिसोर्स, इसको भी बताना है, तो वो है। और एक कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, आईसीटी क्या है, आईसीटी मुझे बताना है आपको, आईसीटी का मतलब क्या है, और कौन कौन सी आईसीटी के तहत आपकी टेक्नोलॉजी आती है वो बताना है। तो इतना पार्ट मेरा है आपका, मतलब मुझे टेक्नोलॉजी आपको बताना है। मुझे उस जो पार्ट मेरा है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं पढ़ाई के लिए, जब हम एजुकेशन जो ऑनलाइन हम एजुकेशन दे रहे हैं आपको, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कैसे एजुकेशन आपको दे रहे हैं, मुहैया करवा रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जब परसेंटाइल को मैं बता दूंगा, तो उसके बाद मैं आईसीटी का वीडियो बनाऊंगा और आईसीटी के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्योंकि जो पार्ट मेरा है उसमें आईसीटी से रिलेटेड इन्हांसमेंट टेक्नोलॉजी पूछा गया। तो वो टेक्नोलॉजी में आपका जैसे मोबाइल हो गया, वाईफाई हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, मोबाइल हो गया, तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसका पार्ट है। तो जब हम देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा आगे। थैंक यू।